नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे, डिविडेंड इन्वेस्टिंग। सुनने में बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पीछे के असली, बिना फिल्टर वाले गणित को खंगालने वाले हैं। और इसके लिए हम दो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट रणनीतियों की एक बेहतरीन कहानी का सहारा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। अगर दो बिल्कुल एक जैसे निवेशक लगातार 30 सालों तक एक एक पाई बराबर बचाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंत में एक निवेशक पूरे $4 लाख पीछे रह जाए? $4 लाख? ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये सवाल आज के हमारे पूरे रहस्य की नींव है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ छुपी हुई लागतें एकदम खामोशी से जीवन भर की कमाई में सेंध लगा सकती हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दो पोर्टफोलियो की कहानी। कहानी में दो किरदार हैं, जेक और मार्कस। दोनों की उम्र 30 साल है, सैलरी बराबर है और दोनों रिटायरमेंट के लिए हर महीने $1000 इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ से उनके रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। जेक एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाता है। उसे हर तिमाही खाते में कैश आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसका पैसा एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरी तरफ मार्कस एक बहुत ही बोरिंग सा रास्ता चुनता है। वो बस एक इंडेक्स फंड जैसे कि S&P 500 खरीद लेता है। कोई कैश फ्लो नहीं, कोई रोमांच नहीं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जेक जीत रहा है। 5वें साल तक आते आते जेक को हर साल लगभग $2800 का डिविडेंड मिलने लगता है। असली पैसा सीधा उसके अकाउंट में, बिना कुछ किए। ये एक तरह का इमोशनल स्कोरबोर्ड बन जाता है जो उसे लगातार जीत का एहसास दिलाता है। और मार्कस, वो बस स्क्रीन पर एक नंबर को धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देख रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, पैसिव इनकम का भ्रम। जैक को जो जीत लग रही है, दरअसल उसके पीछे स्टॉक वैल्यूएशन को लेकर एक बहुत बड़ी गलतीफहमी है। 1961 की एक बहुत ही मशहूर फाइनेंस थ्योरी है, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। ये थ्योरी बिल्कुल साफ कर देती है कि डिविडेंड हवा से टपकने वाला कोई फ्री मनी नहीं है। असल में जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके शेयर की कीमत ठीक उसी रकम से कम हो जाती है। बात एकदम सिंपल है, पैसा कंपनी की वैल्यू से निकलकर सीधे कैश में आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिविडेंड कोई नई इनकम है ही नहीं। सच कहें तो ये अपनी ही इन्वेस्टमेंट को जबरदस्ती बेचे जाने जैसा है। और सबसे बुरी बात, इसके साथ एक टैक्स बिल भी मुफ्त में चला आता है। जी हाँ, जब भी डिविडेंड मिलता है उसी साल उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। भले ही उस पैसे का एक एक पैसा वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाए, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और यही टैक्स हमें ले जाता है हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, 3 खामोश वेल्थ लीक्स, यानी संपत्ति में लगने वाली सेंध। जेक के पोर्टफोलियो के खिलाफ 3 अदृश्य दुश्मन लगातार काम कर रहे हैं। पहला है रिटर्न ड्रैग। अगर इतिहास देखें तो डिविडेंड स्टॉक्स आमतौर पर S&P 500 इंडेक्स से लगभग 1% पीछे ही रहते हैं। दूसरा है टैक्स ड्रैग। डिविडेंड पर लगने वाला ये सालाना टैक्स कंपाउंडिंग की ताकत को धीरे धीरे चूसता रहता है। और तीसरा है एक्सपेंस ड्रैग। सिंपल इंडेक्स फंड्स के मुकाबले डिविडेंड ETFs की फीस अक्सर ज्यादा होती है। ये तीनों मिलकर किसी भी पोर्टफोलियो को पीछे धकेलते रहते हैं। अब ये 1% सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जरा इसे 30 साल के नजरिए से देखिए। 30 साल के कंपाउंडिंग के दौरान सिर्फ 1% का ये सालाना टैक्स ड्रैग लगभग $3 लाख की संभावित संपत्ति को स्वाहा कर सकता है। जी हाँ, $3 लाख। फिर सवाल उठता है कि जेक को ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? इसका जवाब है एक मनोवैज्ञानिक धुएं का पर्दा। जब लगातार डिविडेंड के चेक आते हैं तो वो किसी बड़ी कामयाबी की तरह लगते हैं, और यही कैश फ्लो आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि पोर्टफोलियो गणित के हिसाब से व्यापक बाजार से कितना पीछे रह गया है। चलिए अब इस थ्योरी को 30 साल के गणित की सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, जो कि हमारा चौथा हिस्सा है। अगर हम टाइमलाइन को आगे बढ़ाएं तो ये फासला बहुत ही खामोशी से शुरू होता है। 10वें साल तक मार्कस और जेक के बीच सिर्फ $20,000 का अंतर होता है, लेकिन 15वें साल तक आते आते ये बढ़कर 55,000 हो जाता है। और 20वें साल में ये गैप $1,10,000 का विशाल रूप ले लेता है। जेक को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो अपने आज के बैलेंस की तुलना सिर्फ अपने ही कल के बैलेंस से कर रहा था, बाजार से नहीं। और फिर आता है 60 साल की उम्र का वो पड़ाव,
यानी रिटायरमेंट। अब पूरा का पूरा गणित बेपर्दा हो चुका है। मार्कस के पास जेक के मुकाबले करीब $4 लाख ज्यादा हैं। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मार्कस इसलिए जीता क्योंकि इसने टैक्स, ज्यादा फीस और कम रिटर्न के उस ट्रिपल ड्रैग से खुद को पूरी तरह बचा के रखा। दिलचस्प बात यह है कि ये वित्तीय नुकसान रिटायरमेंट के दिन खत्म नहीं होता। मार्कस अपनी समझदारी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 0% टैक्स ब्रैकेट में मैनेज करता है और बिना एक भी पैसा टैक्स दिए $50,000 निकाल लेता है। दूसरी तरफ बेचारा जेक, जिसे $56,000 का डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन उस पर भी उसे हर साल हज़ारों डॉलर का भारी भरकम टैक्स सरकार को चुकाना पड़ता है। और अगर हम एस्टेट प्लानिंग यानी विरासत की बात करें तो वहां भी इंडेक्स फंडबाजी मार ले जाता है। मार्कस के वारिसों को अमेरिकी टैक्स कोड का एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जिसे स्टेप अप इन बेसिस कहते हैं। ये दशकों के कैपिटल गेन्स टैक्स को एक झटके में शून्य कर देता है। और जेक के वारिस, उन्हें एक ऐसा पोर्टफोलियो मिलता है जिस पर बिना बात के उसकी पूरी उम्र हर साल टैक्स वसूला गया है। अब इससे पहले कि कोई नतीजा निकाला जाए, आइए हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। डिविडेंड्स असल में कब काम आते हैं? ये बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि डिविडेंड्स की रणनीति पूरी तरह से गलत नहीं है, बस इसकी एक सही जगह होती है। अगर इसे रॉथ आईआरए जैसे किसी टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट में रखा जाए तो वो टैक्स ड्रैग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर डिविडेंड मिलने से बाजार गिरने पर पैनिक सेलिंग से बचने की मनोवैज्ञानिक ताकत मिलती है तो ये बहुत काम का है। ये रिटायरमेंट के आसपास इनकम को स्थिर करने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसे शुरुआती दौर में संपत्ति बनाने का मुख्य हथियार नहीं माना जा सकता। तो इस पूरे गणित को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। निवेश करने का असली मकसद क्या है? क्या आज ही पैसिव इनकम का मजा लेना है या फिर भविष्य के लिए अपनी कुल संपत्ति को अधिकतम स्तर तक पहुंचाना है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सफर कैसा होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।